So hello everyone, myself Ayush Pandey, first year MBBS student from GDMC देहरादून। सो एक स्पेशल वीडियो है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी नीट 2023 का एग्जाम 7 मई को देने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जो अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो आपके जो है लास्ट के 2 मंथ्स बचे हैं थोड़े और प्रोडक्टिव हो सकते हैं। सो सबसे पहले तो मैं कुछ क्लेरिफिकेशंस दे देता हूँ आपको। जो अभी वो एनएमसी का ड्राफ्ट आया था आपको पता ही है, तो उससे बहुत लोगों को कुछ कन्फ्यूजन हो रही होंगी। तो सबसे पहले बता दूं कि इस साल तो वो नहीं होगा। अभी इस साल नीट 2023 का पेपर तो आपका एनटीए ही कराएगा। अगला, जो आपका एज लिमिट है, तो अभी आपके पास कोई एज लिमिट नहीं है नीट में। अभी आपको लग रहा हो कि एज लिमिट उस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगी या क्या होगा, तो अभी आपके पास कोई एज लिमिट नहीं है नीट में, नीट 2023 में। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी अभी आपके पास अनलिमिटेड है। कोई सोच रहा है कि मेरे तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए हैं, क्या ये वाला नीट 2020 में दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं नीट 2023 में। ओके। अब मैं अपने मेन पॉइंट पे आते हैं जिस पे पूरी वीडियो है कि इन लास्ट के 2 मंथ्स में आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपकी अभी तक जितनी भी प्रिपरेशन है, आप उसमें और ये पॉइंट्स इंप्लीमेंट करके उसको और थोड़ा बूस्ट कर सकते हो और अपने लास्ट के 2 मंथ्स और प्रोडक्टिव बना सकते हो, अपना स्कोर थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हो। तो अभी तक मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका ऑलमोस्ट 80% सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया होगा। कुछ लोगों का पूरा भी हो गया होगा, कुछ लोगों का इससे कम भी होगा। तो जिसका अभी तक 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसको तो सिंपल पता है कि मुझे अगले महीने अपना 20% सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके बाद मॉक टेस्ट देने हैं। जिसका नहीं हुआ है वो अभी मैं मतलब आगे मैंने जो टाइम टेबल फॉलो किया था अपने लास्ट के 2 मंथ्स में वो मैं शेयर करूंगा। फिर उसमें मैं बताऊंगा कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो अपना बाकी बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करना अगर आपका इतना नहीं हुआ है तो। आ, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो टाइम टेबल जो मैंने अपने लास्ट के 2 मंथ्स में फॉलो किया था और जिसने मेरा स्कोर भी अच्छे से बूस्ट किया था और मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट किया था और मेरी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हुई थी उस टाइम टेबल को फॉलो करके। तो टाइम टेबल मेरा कुछ ऐसा था, मतलब मैं नाइट फ्रीक नहीं था, मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ने में बिलीव करता था। अगर आप नाइट फ्रीक हो तो मतलब इसी शेड्यूल को रिवर्स करके तब मतलब इम्प्लीमेंट कर सकते हो जब आप मतलब रात को पढ़ने बैठ रहे हो। अभी तो मैं मॉर्निंग फ्रीक था तो वैसे ही शेयर करूंगा जैसे मैं था। तो 5:30 बजे उठता था मैं, उसके बाद 5:50 तक फ्रेश हो जाता था, पढ़ने बैठ जाता था 6 बजे। 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरा स्लॉट होता फर्स्ट स्लॉट ऑफ स्टडी। उसके बाद 9 से 9:30 होता था ब्रेकफास्ट। फिर 9:30 से 12:30 तक सेकेंड स्लॉट। और फिर उसके बाद 1 से 5 मैं कोचिंग जाता था। मतलब और 2 से 5 तो हमारा टेस्ट होता था कोचिंग में, जो हमारा कंप्लीट सिलेबस टेस्ट होते थे, लास्ट लास्ट में मॉक टेस्ट वो होते थे। 1 से 2 मेरे ट्रैवल में लग जाता था। वैसे मैं तो अब रिकमेंड नहीं करूँगा कि इतना ट्रैवल में टाइम मतलब इन्वेस्ट करो। अब मुझे तो करना पड़ा था इसलिए, क्योंकि मेरी कोचिंग दूर थी इसलिए कर रहा था मैं। अगर आपकी पास है तो करो, वरना उनको पूछ लो कि अगर ऑनलाइन हो सकता है तो हम ऑनलाइन दे देंगे। ओएमआर अपने साथ रख लो। अगर ऑनलाइन टेस्ट हो जाए तो अपने साथ ओएमआर रखा करो ताकि ओएमआर फिलिंग की भी प्रैक्टिस हो जाए। तो 1 से 5 मेरा कोचिंग में जाता था टेस्ट में। और उसके बाद 5 से 6 हमारी होती थी कोचिंग की डाउट क्लास। उस डाउट क्लास में पहले तो क्या होता था, जैसे उस डाउट क्लास में पहले तो हमें आंसर की दे देते थे टेस्ट की, फिर हम उससे खुद अपने मार्क्स लगा लेते थे कितने आ रहे हैं। फिर ये भी पता चल जाता था कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसे हम इस डाउट क्लास में पूछ के घर चले जाते थे। फिर 6 से 8 के बीच में घर आता था, थोड़ा रेस्ट लेता था। 8 से 8:30 डिनर, और उसके बाद 8:30 से 10:30 थर्ड स्लॉट। इसमें मेरा मेनली क्या होता था, जो भी मुझे पता चला कि मेरा टेस्ट में क्या गलत हुआ है, जो टीचर ने डाउट सॉल्व किया, उसे मैं आके अपनी मिस्टेक कॉपी, जो मैंने बार बार वीडियोस में बताया कि मिस्टेक कॉपी क्या है वगैरह, जो भी आपका मॉक टेस्ट में गलत हो रहा है ना, उसको मिस्टेक कॉपी में लिख लो। और लिखना कैसे है, उसके 3 कंपोनेंट है। पहला ये कि आपका क्वेश्चन क्या था जो गलत है, या फिर क्वेश्चन भी नहीं तो वो कॉन्सेप्ट जो गलत है। दूसरा, जो आपने क्या सोचा, मतलब आपका क्या वो गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ था उसे लिखो। और तीसरा, जो करेक्ट कॉन्सेप्ट क्या था उसे लिखो। और जब भी अगला टेस्ट देने जाओ तो उस मिस्टेक कॉपीज को उससे पहले जरूर देख लो, ताकि अगर उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आप उसे गलत ना करो। तो ये जो थर्ड स्लॉट मेरा रहता था 2 घंटे का, इसमें मैं मतलब जो मेरा टॉपिक गलत हुआ है उसे रिवाइज करता था और टेस्ट का एनालाइजेशन करता था, मिस्टेक कॉपी में उसे लिख लेता था। फिर 10:30 से 5:30 वही स्लीप, और फिर अगले दिन वही सब रिपीट। संडे को ये होता था कि संडे को ये होता था टेस्ट होता नहीं था। तो जो ये 1 से 5 ये वाला पूरा स्लॉट है, इसमें भी मैं थोड़ा मतलब 2-2 घंटे निकाल के पढ़ लेता था, थोड़ा रेस्ट भी ले लेता था दोपहर में। अब ये जो मैं बता रहा था कि जिसका तो 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया, बस बचा हुआ 20% करना है, वो तो मतलब ये मॉर्निंग स्लॉट में ही कर लेना अच्छे से। जो ये मॉर्निंग स्लॉट है उसमें कर लेना बाकी बचे हुए चैप्टर, और फिर टेस्ट दे देना। लेकिन जिसका सिलेबस नहीं हो रखा है वो क्या करे। आप पहले क्या करो, अपना पूरा सिलेबस अगले
एक महीने में कंप्लीट कर लो, फिर लास्ट के बचे महीने में अपने सारे मॉक टेस्ट दो। पहले तो इस पूरे स्लॉट में ये जो दिख रहा है ना, अपना सिलेबस कर लो, और उसके बाद लास्ट के एक महीने में अच्छे से टेस्ट दो और उन्हें एनालाइज करो। अब अगर हम बात करें टेस्ट एनालाइजेशन की, और मतलब लास्ट के 2 महीने में आप सब्जेक्ट वाइज कैसे अप्रोच रख सकते हो ताकि सब्जेक्ट वाइज आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो सबसे पहले आते हैं अपने सबसे टफ सब्जेक्ट भी नहीं, मतलब न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो बोलते हैं टफ, वैसे तो नहीं है, फिजिक्स। अब फिजिक्स में क्या है ना, अब इतना तो आप पे पूरा टाइम बचा नहीं है कि आप मतलब अपने मॉड्यूल खोलो, उसमें सारे के सारे जितने क्वेश्चन है एक चैप्टर में, नहीं भी तो मॉड्यूल में 500-600 क्वेश्चन होते हैं, वो कर लो, एनसीईआरटी रीड कर लो, पूरे नोट्स की थ्योरी एकदम पूरी वर्ड टू वर्ड रिवाइज कर लो। ये इतना टाइम आपके पास नहीं है। अब आपके पास टाइम है जिसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले सारे फॉर्मूलेज याद कर लो। वैसे तो याद ही होंगे, बस उन्हें एक बार देख लो, आर क्यूब है, आर स्क्वायर है, वगैरह वगैरह, ब्रैकेट में क्या है, सिग्मा पहले है, रो पहले है, और उनकी एप्लीकेशन देख लो, फॉर्मूलोज की एप्लीकेशन कैसे होती है। और क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाना चाहिए लैम्डा की, मतलब कौन सी वो वैल्यू दी है जो लैम्डा है, कौन सी वैल्यू दी है जो स्मॉल डी है, कौन सी वैल्यू दी है जो कैपिटल डी है। ये आपको पता चल जाना चाहिए, इसे ही तो फॉर्मूले का एप्लीकेशन कहते हैं। और अगर थ्योरी कर दी है तो नोट्स को एक बार क्विक रीडिंग दे दो, मतलब नोट्स की थ्योरी इतनी लेंदी होती भी नहीं है एज कम्पेयर टू मॉड्यूल एनसीईआरटी में जो दी रहती है, तो नोट्स को एक क्विक रीडिंग दे दो थ्योरी के लिए। और बाकी एनसीईआरटी के लास्ट में जो दिए रहते हैं ना पॉइंट्स टू पॉइंटर, वो जरूर से देख लें, क्योंकि जो उसमें लॉस की स्टेटमेंट दी रहती है ना, एसर्शन रीजन वहीं से आएगा। जैसे आपने जो देखा होगा नीट 2022 में, अगर आपने पेपर देखा या दिया था, जो उसमें एसर्शन रीजन का क्वेश्चन आया था, कहाँ से आया था, जो कि हमारा था बायट सेवर्ट लॉ से, उसकी जो स्टेटमेंट थी ना, एग्जैक्ट पॉइंट्स टू पॉइंटर लास्ट में एनसीईआरटी में दी थी। तो पॉइंट अगर फिजिक्स की थ्योरी रिवाइज करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, नोट्स से थ्योरी पढ़ने का भी बिल्कुल टाइम नहीं है, तो बस पॉइंट्स टू पॉइंटर रीड कर लो। और बाकी पीवाईक्यूज, अब इतना टाइम भी नहीं बचा हमारे पास कि सारे पीवाईक्यूज कर ले। तो पीवाईक्यू या तो, अब ऑब्वियसली आपने जब पहले पीवाईक्यू करे होंगे तो उन्हें मार्क तो करा होगा ना कि कौन सा पीवाईक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा पीवाईक्यू थोड़ा ज़्यादा टफ है, तो वो मार्क्ड पीवाईक्यू ही कर लो। और अगर पीवाईक्यूज मार्क नहीं किए हैं तो सिंपल क्या करो, इतना तो आपको पता ही है कि कितने टाइप के कितने पीवाईक्यूज आए हैं, तो बस हर टाइप के एक या दो क्वेश्चन कर लो, बस हर टाइप के एक या दो, सारे करने नहीं है, बस हर टाइप के एक या दो कर लो, जिससे आपका बस वो फॉर्मूले का एप्लीकेशन और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। ये था हमारा फिजिक्स के लिए। अगर आप ये फॉलो करते हो ना, आपके फिजिक्स में अगर अभी 140 आ रहे हैं ना, लिख के दे रहा हूँ 160 आ ही जाएंगे, मतलब मेरा भी यही हुआ था, मेरे भी फिजिक्स में इससे मार्क्स इंप्रूव हुए थे। ओके, फिर हम आते हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी में। अच्छा, बायोलॉजी में भी अब सिंपल बात है, आपके पास इतना टाइम बचा नहीं है कि आप पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करो, 11th और 12th दोनों की, पूरे 45 चैप्टर्स अप्रॉक्स रीड करो, इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो सिंपल आपको क्या करना है, एनसीईआरटी कैसे रिवाइज करनी है, देखो रिवाइज एनसीईआरटी करनी है। अगर आपके पास कोचिंग के नोट्स हैं, मॉड्यूल हैं, उन सबको उनको नहीं करना है, रिवाइज आपको एनसीईआरटी से ही करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब एनसीईआरटी पूरी रीड करने बैठ जाओगे, इतना टाइम भी नहीं है, तो रिवाइज एनसीईआरटी करनी है मॉक टेस्ट से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जेनेटिक्स से कोई क्वेश्चन आता है, मेंडेलियन लॉस से आता है, फॉर एग्जाम्पल क्रॉस से आता है, और आपको वो नहीं आता, तो आप बस घर जाके क्या करोगे, एनसीईआरटी देखोगे और उसमें वो क्रॉस वाला टॉपिक पढ़ लोगे बस। अगले टेस्ट में मान लो इकोलॉजी का कोई गलत होता है, तो पूरी इकोलॉजी नहीं पढ़नी है, बस घर जाके इकोलॉजी का वो कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक गलत हुआ है वो पढ़ना है बस। सिंपल ऐसे करना है। अगर सेल का कोई टॉपिक गलत होता है, मान लो राइबोसोम का कोई टॉपिक गलत हुआ, तो ये नहीं है कि घर आके पूरा सेल चैप्टर रिवाइज करना है, बस राइबोसोम का जो एक पैरा दिया है वो रीड कर लो अच्छे से बस। एनसीईआरटी ऐसे आप पूरी रिवाइज हो जाएगी। ओके, बायो में इतना ही करना है आपको, मतलब पीवाईक्यू भी आपने बहुत कर लिए होंगे। और एक बात ये, मतलब शायद कोई ना बताए, लेकिन जो कोचिंग में मॉक टेस्ट होते हैं ना, लास्ट लास्ट में जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो अच्छे खासे एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे होते हैं और सिंपल नीट लेवल के ही आ रहे होते हैं ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस ना गिरे, उनमें बायो पीवाईक्यू से ही आती है। मतलब मैं तो ये एक्सपीरियंस किया कि बायो पीवाईक्यू से ही आती है। उसके बाद हम आते हैं अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में भी अगर आपको थ्योरी रिवाइज करनी है ना, तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक बार नोट्स को क्विक रीडिंग दे दो। और पॉइंट्स टू पॉइंटर ज़रूर देख लो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में भी अगर कोई एसर्शन रीजन टाइप आया तो वो पॉइंट्स टू पॉइंटर से ही आएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोट्स में तो आपने वैसे सारी नेम रिएक्शन वगैरह लिखी होंगी, उनको देखना है अच्छे से, और पॉइंट्स टू पॉइंटर रीड कर लेना। न्यूमेरिकल के लिए पीवाईक्यू भी कैसे, जो मैंने बताया, अगर मार्क किया है तो मार्क वाले करो, नहीं तो हर पीवाईक्यू, मतलब टाइप्स ढूंढो और हर टाइप के एक या दो पीवाईक्यू कर लो। इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री आपकी ऐसे हो जाएगी। बात करें अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपको अपनी मार्क्ड एनसीईआरटी रीड करनी है। मतलब जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे थे पहले, तो आपने मार्क तो किया होगा ना, कौन सा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, कौन से पॉइंट में एकदम
मतलब फैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं की हैं, तो वो मार्क चीज़ें रिवाइज कर लो। और अगर मार्क नहीं किया है तो भी इतना टाइम अब नहीं है कि पूरी एनसीईआरटी बैठ के रीड कर लोगे, तो बस मॉक टेस्ट की मिस्टेक्स ही एनालाइज करो। मान लो मॉक टेस्ट में एस ब्लॉक का कोई वो क्वेश्चन गलत हो गया, डाउन द ग्रुप कोई ट्रेंड आ रहा था, मान लो डेंसिटी वाला जो ट्रेंड आता है कि सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज़्यादा होती है, अगर वो गलत हो गया तो बस एनसीईआरटी में जाके देख लो कि वो जो टेबल दिया है ट्रेंड्स का, वही देख लो कि मेरे ट्रेंड्स ट्रेंड्स में मेरी वीकनेस है, तो बस वो ट्रेंड्स देख लो एक बार। सपोज पी ब्लॉक में कोई क्वेश्चन गलत हो गया कि किसका कलर क्या होता है, तो घर आके सारे कलर्स ही देख लो एक बार कि कौन से कंपाउंड के क्या कलर होते हैं, ऐसे आपके सारे ही कलर्स रिवाइज हो जाएंगे। ऐसे कर करके आप मॉक टेस्ट से ही अपना इनऑर्गेनिक रिवाइज कर सकते हो। और बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रिपरेशन ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। खैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो जो प्रिपरेशन होती है वो नेम्ड रिएक्शंस में ही आ जाती है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रिपरेशन, जैसे हाइड्रोजन चैप्टर में प्रिपरेशन है, पी ब्लॉक में प्रिपरेशन है, एस ब्लॉक में प्रिपरेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे असर्शन रीजन भी आता है प्रिपरेशन से कि मान लो जैसे प्रिपरेशन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हो रही थी, वो असर्शन रीजन में उस टेम्परेचर से नीचे लिख के आपसे पूछ लेगा कि प्रिपरेशन इसमें होगी कि नहीं। तो फिर आपको पता होना चाहिए, आपको प्रिपरेशन उसके लिए आनी चाहिए। और बाकी ट्रेंड्स तो मैंने बता ही दिया कि वो तो आप वैसे रिवाइज कर सकते हो मॉक टेस्ट से। अब ये तो याद रख लो कि अगर आप लास्ट के एक मंथ में मॉक टेस्ट दे रहे हो, अगले एक मंथ में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके अगर आप उस कैटेगरी में नहीं हो जब आपका 80% सिलेबस हो रखा है, तो आपको लास्ट के एक मंथ में नहीं भी तो मिनिमम 30 to 35 फुल सिलेबस टेस्ट देने ही हैं। अच्छे से एनालाइजेशन करना है, मिस्टेक कॉपी बनानी ही है, 30 से 35 टेस्ट देने ही हैं। और बाकी इस पे ज़्यादा ध्यान मत देना, लेकिन फिर भी बता ही देता हूँ कि सेफ स्कोर नीट में 610 तो आपको चाहिए ही, क्योंकि इस साल भी अगर आप राउंड वन का देखोगे ऑल इंडिया कोटा का, तो 606 लास्ट था जिसपे जनरल वाले को कोई सीट मिली थी। तो ऑब्वियसली अगर अगले साल कट ऑफ बढ़ती है तो ये तो मान के चल ही सकते हो कि 610 आपके लिए एक सेफ स्कोर है, जिससे आपको ऑल इंडिया कोटा से कहीं ना कहीं तो कॉलेज मिल ही जाएगा। अभी मतलब मैं बस अभी एक गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूँ, अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए तो उसको उसके लिए तो आपको मतलब मार्क्स और रैंक टारगेट करना पड़ेगा, और उससे थोड़ा ज़्यादा ही टारगेट करना पड़ेगा। अभी तो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी कोई एक गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आपको मिनिमम 610 तो लानी पड़ेंगे। खैर अभी इस पर ज़्यादा फोकस मत करो, अभी तो अपना 100% दो। ऐसा ही नहीं कि चलो मुझे तो बस 610 चाहिए तो मैं ये छोड़ के बस ये पढ़ लेता हूँ, इससे तो आ ही जाएंगे, नहीं। अभी तो पूरा करो कि जिससे मतलब अभी तो अपनी प्रिपरेशन ऐसी करो कि 720 लाने हैं, पेपर में जो होगा वो तो फिर बाद में देखा जाएगा। और ये तो चलो आपका ऑल इंडिया कोटा के लिए सेफ स्कोर हो गया 610। स्टेट कोटा से तो इवन लेस होता है। आ, ये तो सबको ही पता है एक्सेप्ट दिल्ली एंड राजस्थान। मतलब यहाँ तो अगर 620 भी है ना तो भी बहुत मुश्किल से सीट मिलती है जनरल वाले को, तो इसलिए आ, वरना यहाँ पे भी, वरना अगर आपके 610 आ भी रहे हैं तो ऑल इंडिया कोटा से तो सीट मिल ही जाएगी। तो ये मेरी तरफ से आपसे आपके लिए कुछ पॉइंट्स थे, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली अपना जो लास्ट के 2 मंथ्स है उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से इंप्रूव करोगे। तो और भी मैं आगे नीट रिलेटेड वीडियो लाता लाता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन, ऑल द बेस्ट।